हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारा चैनल है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कांग्रेस प्रणाली और एक दल के प्रभुत्व के दौर की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर विभाजन और भारत के सम्मुख मुख्य समस्याओं के विषय में एक चैप्टर बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है बच्चों, तो आप उस चैप्टर को जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए और नोट्स के लिए आप साई अकेडमी फॉर सक्सेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे नोट्स बच्चों यहां पर मिल जाएंगे साई अकेडमी फॉर सक्सेस के ऐप पर। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं कांग्रेस के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना बच्चों सबसे पहले 1885 में एनी बेसेंट और A.O. ह्यूम नामक दो अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। एक्चुअल में कांग्रेस की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए। अगर मैनिफेस्टो में लिखा था कांग्रेस के स्टार्टिंग में 1885 में कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो किसी प्रकार से आज़ादी प्राप्त करने का नहीं है और केवल वह एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश में कार्य करेगी। तो ब्रिटिश सरकार को यह डर था कि 1857 जैसी क्रांति यदि देश में दोबारा हो जाएगी तो उन्हें जबरन भारत छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी क्रांति से वे डर गए थे और इसीलिए दो अंग्रेज़ों एनी बेसेंट और A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। परंतु गांधी जी के कांग्रेस में ऐड होने के बाद कांग्रेस का स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया और कांग्रेस ने आज़ादी के लिए एक मुहिम छेड़ दी। उससे पहले बच्चों, कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, नरम दल और गरम दल। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। नरम दल में के नेता ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ ही भारत का विकास किया जाए, परंतु गरम दल के नेता ये चाहते थे कि भारत को संपूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए। इसमें लाल, बाल और पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, इन तीन नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में बहुत सारे आंदोलन किए और उसके बाद कांग्रेस भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी बनकर उभरी जो जन्मदाता रही भारत की आज़ादी के। अर्थात लोगों ने ये समझा कि भारत को आज़ादी जो मिली वो कांग्रेस के दम पर मिली। परंतु इसमें भारत के बहुत सारे क्रांतिकारियों और बहुत सारे वीरों का अलग अलग योगदान था। 1947 में कांग्रेस को अंतरिम सरकार चलाने का मौका मिला। 1947 से लेकर 52 तक, जबकि देश में बच्चों कोई भी चुनाव नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी जो कांग्रेस थी उसने 5 साल तक राज किया। 1952 में जब चुनाव हुए तो लोगों के समक्ष यह समस्या थी कि उनके सामने ऑप्शन नहीं थे और दूसरा बाकी पार्टियां थी जो कांग्रेस से ही कहीं ना कहीं टूटकर बनी थी और एक पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस और बाकी बड़े बड़े नेताओं के दम पर ये पार्टी जो है स्टार्टिंग में जीतती रही और इस पार्टी ने लगभग 70 वर्ष तक भारत पर राज किया। इस चैप्टर में हम बच्चों यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में एक दल का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती रही। कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार प्रधानमंत्री बनते रहे। अकेले जवाहरलाल नेहरू ही 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया और वे भी एक कांग्रेसी थे। हालात ये रहे कि 1977 में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना, यानी आज़ादी के 30 वर्षों के बाद पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना और वो थे मोरारजी देसाई, जो भी एक कांग्रेसी रह चुके थे पहले। तो बच्चों, ये यहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें जानेंगे, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस ही क्यों लगातार 70 वर्षों तक जीतती रही और बाकी दल जो है कांग्रेस की बराबरी स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर पाए। दूसरी बात, अगर बात करें भारत की और बाकी देशों की तुलना की, तो किस तरीके से भारत को एक लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लोकतांत्रिक देश की एक एग्जाम्पल बता देता हूँ।
ठीक है, वो है कि लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है, अर्थात 14 भारत में जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को, किसी भी लिंग के हों, धर्म के हों, जाति के हों, संप्रदाय के हों, उनको आपका वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा, लोगों के सामने विकल्प होते हैं। तो अगर लोगों के सामने विकल्प रहते हैं तो भी उसको लोकतंत्र कहा जा सकता है। चीन की जो सरकार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहाँ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते हैं बच्चों, इसीलिए वहाँ पर वो लोकतंत्र नहीं है। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश कैसे बना और चीन जो है वो एक लोकतांत्रिक देश कैसे नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ मैक्सिको का जिक्र करेंगे और बहुत सारी कंट्रीज़ का जिक्र करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में एक दिल का प्रभुत्व तो था, परंतु भारत की स्थिति कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ बिल्कुल अलग थी बच्चों। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ नोट्स हैं हमारे, जिनको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इन नोट्स को हमने एनसीईआरटी के बेस पर ही बनाया है और मुझे ऐसा लगता है कि इन नोट्स से बाहर कोई भी जो है चीज़ें नहीं आएंगी। अभी हमने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, बट 15 ईयर्स से हम लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस का मैं टीचर रहा हूं और बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा रहा है। मेरे बच्चों के 98 मार्क्स भी पॉलिटिकल साइंस में आ चुके हैं। तो इन नोट्स पर को मैंने एनसीईआरटी से बनाया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इन नोट्स से अपनी तैयारी शुरू करेंगे और जो भी हेल्प हो सके वो मैं आपकी करने के लिए तैयार हूं। बस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो बच्चों शुरू करते हैं, हम कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, स्पष्ट करें। तो देखो बच्चों, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो सब कुछ संविधान के समान होना था, लेकिन लागू होने के बाद चुनाव आवश्यक थे। लेकिन भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना इतना आसान नहीं था। मैं आपको पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दे चुका हूं कि घाना और जैसे क्वामे नक्रुमा थे घाना के राष्ट्रपति, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे देश थे जिनमें लोकतंत्र बनाने की बात तो कही गई थी, परंतु जब वो लोग आज़ाद हुए, वो देश आज़ाद हुए, तो वहाँ के नेताओं ने अपने आप को वहाँ का तानाशाह नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार भारत के सामने भी यह समस्या थी कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से भारत में चुनाव होते रहें। दूसरी बात बच्चों, आबादी के लिहाज से भारत शुरुआत से ही एक बड़ा देश था, तो भारत के सम्मुख यह समस्या थी कि इतना बड़ा देश में चुनाव कैसे कराया जाए। यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर 4 प्रॉब्लम्स हैं, जो बाधाएं थी जिनके कारण लोकतंत्र जो है वो स्थापित होने में कठिनाई हमारे देश में आई है। पहला लिखा है, चुनावों के लिए मतदान सूची का निर्माण करना। करोड़ों लोगों की मतदाता सूची बच्चों तैयार करनी थी। घर घर जाकर मतदाता सूची पर नाम लिखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। दूसरा, लोग अपने नाम बताने में भी थोड़ा हिचकते थे। सेकंड पॉइंट लिखा है बच्चों यहाँ पर, निर्वाचन क्षेत्रों का, या थोड़ा गलत है तो अब मैं सही कर देता हूँ, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना आवश्यक था, लेकिन यहाँ एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि देश के संसद और विधानसभाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करना अत्यंत कठिन था। तीसरा, लोकतंत्र में के चुनावों में अत्यधिक धन खर्च होता है, लेकिन भारत में धन का अभाव था। चुनाव के लिए 5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। लोकतंत्र के मार्ग में एक सबसे बड़ी बाधा ये थी कि अधिकतर लोग अशिक्षित थे, जिन्हें वास्तव में लोकतंत्र की जानकारी ही नहीं थी। तो ये सारी समस्या, ये जो 4 समस्याएं थी, इनके बावजूद भी देश में लोकतंत्र अपनाया गया। कुछ मैगजीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत में 1952 में विश्व की सबसे बड़ी नौटंकी हो रही है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतने ज़्यादा अशिक्षित लोग, तो कैसे संभव हो सकता है कि उस देश में लोकतंत्र स्थापित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लिखा है, चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बनाया गया और सुकुमार सेन देश के प्रथम चुनाव आयुक्त बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। भारत के प्रथम आम चुनाव के परिणामों पर टिप्पणी लिखें। मैंने आपको बताया था कि 1947 में अंतरिम सरकार चलाने का मौका कांग्रेस को मिला था। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए, जिसमें लोकतंत्र की प्रक्रिया आरंभ हुई। उस समय अनेक दल थे, लेकिन चुनाव परिणाम अत्यंत चौंकाने वाले थे। प्रथम आम चुनाव 1952 में संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को अत्यधिक सफलता मिली। आज तक के इतिहास में केवल राजीव गांधी ऐसे नेता थे जिनको सबसे अधिक सीटें मिली थी। प्रथम आम चुनावों में जवाहरलाल नेहरू को 489 में से कांग्रेस को 364 स्थान प्राप्त हुए थे और देश के सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। इस प्रकार केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरे स्थान पर रहने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को केवल 16 सीटें प्राप्त हुई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी दलों का क्या हाल हुआ होगा। 364 कांग्रेस को मिली और 16 सीपीआई को मिली। दूसरे आम चुनाव की अगर बात कर लें, कांग्रेस को इसमें भी बड़े पैमाने पर सफलता मिली। पिछली बार से भी ज़्यादा इसमें सीटें मिली। कांग्रेस को 371 सीटें मिली। सभी राज्यों में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, परंतु केरल में जो है वो सीपीआई की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी। और मैं बता दूं आपको, आज भी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही सरकार है बच्चों। तीसरे आम चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिली और कांग्रेस को 494 में से 361 स्थान प्राप्त हुए, यानी फिर से लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीती। तीसरे आम चुनाव, इन चुनावों में भी कांग्रेस को, तो हमने पढ़ लिया। तो बच्चों ये इस तरीके से अब देखो कि लगातार कांग्रेस जीतती जा रही है और उसका प्रमुख कारण था जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तब ये समस्या उत्पन्न होती है कि अब किसको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो बड़े एक ड्रामेटिक ढंग से जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की वजह और केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखें। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, जो पिछले हमने आंसर पढ़ा अभी, उससे रिलेट करता है, जिसमें हमने ये बात की थी कि केवल केरल को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य में कांग्रेस नहीं हारी, परंतु केवल कांग्रेस जहां हारी उस राज्य का नाम था कांग्रेस। और मैंने आपको ये भी बताया कि आज भी वहां पर सीपीआई केरल में आज भी 2020 में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की ही सरकार है। 1957 के दूसरे आम चुनावों में केरल के विधानसभा में 126 में से 60 सीटें सीपीआई को प्राप्त हुई और 5 निर्दलीय आज़ाद का समर्थन भी, यानी कि जो 5 निर्दलीय विधायक थे उनका समर्थन भी सीपीआई ने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार केरल में सीपीआई की सरकार बन गई और ईएमएस नंबूरीपाद केरल के पहले मुख्यमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस ने आंदोलन आरंभ कर दिया। शायद कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही थी कि वो बाकी पूरे देश में तो जीत गई थी, लेकिन खाली जो केरल है वहाँ पर वो हार गई थी। इसीलिए 1959 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया। मैं कहता हूँ ये दुरुपयोग किया। 356 का दुरुपयोग करके उन्होंने इस सरकार को भंग कर दिया। तो इस घटना को केंद्र द्वारा शक्ति के द्वारा प्रयोग के रूप में याद किया जाता है कि केंद्र सरकार ने शक्ति के दुरुपयोग के द्वारा उस सरकार को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। ये कांग्रेस की तुलना सराय से क्यों, रसाय लिखा है, सराय कर लीजिए। कांग्रेस की तुलना सराय से क्यों की जाती है? सबसे पहले देखो, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो यहाँ नहीं लिखी है। कांग्रेस जो है एक विचारात्मक गठबंधन थी, यानी पहले तो आज़ादी से पहले तो यहाँ तक भी था कि आप अगर किसी और पार्टी के सदस्य हो तो भी आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। इसीलिए आप पढ़ेंगे इसमें आगे आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, जो स्वतंत्र पार्टी की जिन्होंने स्थापना की थी, वो कांग्रेस पार्टी के भी एक अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी वो एक सदस्य के रूप में थे। कांग्रेस की तुलना सराय से निम्नलिखित कारणों के कारण की जाती थी। सबसे पहली बात थी विचारात्मक गठबंधन। कांग्रेस को सराय इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें अनेक विचारधाराएं थी।
समाजवादी, पूंजीवादी, नरमपंथी, गरमपंथी और सभी विचारधारा के लोग थे और सभी को अपनी बात कहने का अधिकार था। कोई भी व्यक्ति अपनी विचारधारा को, अपनी विचारों को पार्टी के सामने प्रकट कर सकता था और अगर उसकी बात सही होती थी तो पार्टी उसकी बात सुनती थी। ये एक और प्रमुख कारण था कांग्रेस के जीतने का। दूसरा पॉइंट था धर्मनिरपेक्ष दल। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष दल था जिसने अपने आप को हमेशा एक सेकुलर दल दिखाने की कोशिश की। मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश की। और इसके अलावा भारतीय जनसंघ हो, सीपीआई हो, तो इसमें इतना वाइड पैमाने पर विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, इतना कांग्रेस में थी, इसलिए इसे सराय कहा जाता था। सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक, प्रत्येक राज्य में और केंद्र में केवल और केवल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था, इसलिए भी इसे आपका सराय कहा जाता था। सामाजिक गठबंधन, कांग्रेस समाज के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। इसमें किसान भी थे, उद्योगपति भी थे, शहरी लोग भी थे, ग्रामीण लोग भी थे, स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थी, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल थे, इसीलिए इसकी तुलना सराय से की जाती थी। तो बच्चों, ये तो हुई हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए हैं। आपको थोड़ा एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा और भी चीज़ों को समझना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाना बच्चों, और शेयर जरूर कर देना, और बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।